देखिए हमने हाइब्रिड इनहेरिटेंस की बात की थी, तो वहाँ एक जो एग्जांपल था वो हमने देखा था। उसका डायग्राम जो था वो सेम यही था जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। अब देखिए इसमें और उसमें जो था वो सिमिलरिटी क्या थी। एक क्लास थी क्लास ए, जिसको आप क्लास बी और क्लास सी में जो है इनहेरिट कर रहे थे, और उसके बाद में क्या हो रहा था, एक क्लास डी थी लास्ट में जो इन दोनों क्लासेस को इनहेरिट कर रही थी। अब प्रॉब्लम समझिए क्या आ रहा है। प्रॉब्लम ये आ रहा है कि क्लास ए के पास कुछ फंक्शंस हैं, मान लीजिए ए फंक्शंस हैं, ये दोनों फंक्शंस हैं। अभी इधर से भी ए चल के आएगा, इधर से भी ए चल के आएगा। अब क्लास बी सी के पास भी अपना ए है, और क्लास सी के पास अपने खुद के फंक्शंस भी हैं। तो मैंने इसलिए लिखा हुआ है सी एंड सीज ए, मतलब खुद का फंक्शन भी है और साथ में ए का फंक्शन भी है। क्लास बी के पास से भी खुद का भी फंक्शन है बी का, और जो ये ए आए हैं क्लास ए से, तो बीज ए भी है। अब जब डी इन दोनों क्लासेस को इनहेरिट करता है तो प्रॉब्लम क्या होता है, डी के पास में खुद के तो फंक्शन होते ही होते हैं, साथ में उसके पास में क्या क्या आता है, डी हैज़ नाउ टू एज, मतलब इधर से भी सेम ही फंक्शन ए आ रहे हैं, जो ऊपर से आ रहा है यही फंक्शन नीचे आ रहा है, और यही फंक्शन इधर से होता हुआ आ रहा है। तो इस डी को क्या लगता है, जब कोई ए फंक्शन आता है तो इसको क्या लगता है कि ये फंक्शन इसका है कि इसका है, पता नहीं है, क्योंकि फंक्शन सेम है बट वो है किसका, ये वो कंफ्यूज हो जाता है। तो डी हैज़ नाउ टू एज, बीज एज एंड सीज एज, मतलब ये सी ए और बीज ए आ गया। ये जो है एम्बिग्विटी को बढ़ाता है, प्रॉब्लम करता है, ठीक है, डेटा इनकन्सिस्टेंसी का जो है वो बढ़ाता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम वर्चुअल क्लासेस का यूज़ करते हैं, वर्चुअल बेस क्लास जिसको बोलते हैं, ठीक है। वर्चुअल बेस क्लास क्या सॉल्व करती है, वो ये ऐसा काम करती है कि वो एक ही कॉपी को पास करती है। जैसे ये जो क्लास हैं, दो ए पास हो रहे हैं, तो ये जब यहाँ नीचे पास करेगी तो हमेशा एक ही पास करेगी। ये वर्चुअल कीवर्ड जो है आपका, वो कंस्ट्रक्टर को, ये उसको कंपाइलर को ये चीज़ जो है पहले ही बता के रखता है, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, वर्चुअल बेस क्लासेस आर यूज्ड इन वर्चुअल इनहेरिटेंस इन अ वे ऑफ preventing multiple instances of a given class appearing in an inheritance hierarchy when using multiple inheritances। तो आप जब मल्टीपल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस यूज़ करेंगे तो उस केस में जो है वो प्रॉब्लम अराइज नहीं होनी चाहिए। उसके लिए आपको ये वर्चुअल क्लासेस को यूज़ करना होता है, ठीक है। अब देखिए एक्चुअली यहाँ इसको हाइब्रिड इनहेरिटेंस लिखना चाहिए, मल्टीपल इनहेरिटेंस ये सिर्फ इस वजह से कह रहा है क्योंकि डायग्राम में लास्ट में जो प्रॉब्लम आ रही है वो बी और सी की वजह से आ रही है, जो कि इट फील्स लाइक मल्टीपल इनहेरिटेंस, बट ऊपर से आप देखोगे तो ये टोटल हाइब्रिड इनहेरिटेंस में ये प्रॉब्लम आपको आने वाली है, राइट। अब नीड ऑफ वर्चुअल बेस क्लासेस हमने पढ़ लिया है। कंसिडर a situation where we have one class A, this class A is inherited by 2 B and C, ये हम देख चुके हैं, यही थ्योरी है आपकी, ठीक है। When any data function member of A is accessed by an object of class D, ambiguity arises as to which data function member it belongs, ठीक है। तो ये A फंक्शन किसका है ये डिसाइड नहीं कर पाता है नीचे वाली क्लास, तो वो जो चीज़ है वो मैनेज होती है आपकी यहाँ से। चलिए पहले हम एक बार प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट देखते हैं। जैसे देखिए क्लास ए बनाई, राइट। क्लास ए बनने के बाद में इसमें आपने कुछ फंक्शंस लिख दिए पब्लिक में। क्लास बी में भी आपने जो है फंक्शन लिखा है। देखो यहाँ फंक्शन का नाम क्या है, वॉइड शो। क्लास बी में आपने इनहेरिट किया है क्लास ए को, और उसके बाद में क्लास सी में आपने क्लास किया है पब्लिक ए को इनहेरिट किया है, और फिर क्लास डी के अंदर बी और सी दोनों को इनहेरिट किया है। अब देखिए आप जब इसको मेन ऑब्जेक्ट आप बनाने की कोशिश करते हैं और ऑब्जेक्ट डॉट शो फंक्शन यूज़ करते हैं, तो क्योंकि आपने ऊपर इनहेरिट किया हुआ है सारे क्लासेस में, तो सबसे ऊपर ए थी, फिर उसकी दो चाइल्ड क्लास थी बी और सी, तो दोनों क्लासेस जो हैं वो आपने इनहेरिट कर दी थी डी में, तो वो हमने यहाँ लिखा है। तो फिर बी के पास में भी अपना शो फंक्शन है और डी के पास भी अपना शो, और सी के पास भी अपना शो फंक्शन है। अब इस केस में एम्बिग्विटी आती है, जब आप इसको कॉल करते हो तो सी प्लस प्लस में क्या एरर आती है, रिक्वेस्ट फॉर मेंबर शो इज़ एम्बिगुअस। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, आपको ये एक नया कीवर्ड जो है वो पब्लिक के या एक्सेस स्पेसिफायर के आगे लगाना है, विच इज़ वर्चुअल क्लास बी वर्चुअल पब्लिक ए, राइट, इनहेरिट करता है। अब इस तरीके से जब आप करेंगे क्लास सी पब्लिक वर्चुअल ए, तो वर्चुअल लगाने से क्या होगा, जो दो बेस क्लास थी ए, वो बी ने भी इनहेरिट किया है देखो यहाँ पर, और यही क्लास ए जो है वो सी ने भी इनहेरिट किया है, बट वर्चुअली किया है। मतलब अगर 2 कॉपीज़ इनके पास में आएंगी तो ये नीचे एक ही कॉपी वर्चुअल जो है वो पास करेगा, ठीक है। वर्चुअल कैन बी रिटर्न बिफोर और आफ्टर द पब्लिक, ठीक है, वो सिंटेक्स का फ़र्क है।
आप जो है एक्सेस स्पेसिफायर के बाद भी वर्चुअल लगा सकते हो, पहले भी लगा सकते हो। नाउ ओनली वन कॉपी ऑफ डेटा और फंक्शन मेंबर विल बी कॉपीड टू क्लास सी एंड क्लास बी एंड क्लास ए बिकम्स द वर्चुअल बेस क्लास। तो आपकी जो सबसे ऊपर वाली क्लास है वो क्या बन जाएगी, वर्चुअल बेस क्लास बन जाएगी। वर्चुअल बेस क्लास ऑफर्स अ वे टू सेव स्पेस एंड अवॉइड एम्बिग्यूटी, क्योंकि आपको मल्टीपल चीज़ें इंस्टेंस पास नहीं करने पड़ रहे, तो आपका स्पेस भी बच गया है। ठीक है, when a base class is specified as a virtual base, it can act as an indirect base more than one without duplication of its data members। ठीक है, तो मतलब ये एक से ज़्यादा क्लासेस के लिए कर सकती है, जबकि अपने क्लास का फंक्शंस का डुप्लीकेशन नहीं करेगी। ठीक है, तो कोई आपसे पूछता है कि वर्चुअल क्लास किस काम आएगी, तो जो वो क्लास जो अपना एक ही इंस्टेंस जो है नीचे क्लासेस में पास करती है, वो आपका वर्चुअल बेस क्लास का एग्जाम्पल हो गया। जैसे देखिए, आपने क्लास ए बनाया, इसमें आपने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है ए, ठीक है, कैपिटल ए नाम से ही होगा और वैसे ऐसे ही क्लास बी आपने बनाया, इसमें आपने पब्लिकली जो है ए को आपने क्या कर दिया है, इनहेरिट कर दिया है, और ये वर्चुअली किया है आपने, तो वर्चुअल बेस क्लास ऊपर वाली बन जाएगी। ऐसे ही सी के अंदर ए को वर्चुअली इनहेरिट किया है और उसके बाद में आपने क्लास डी है उसमें पब्लिकली बी और सी को इनहेरिट किया है। फिर मेन में आप जाके क्या करते हो, ऑब्जेक्ट बनाया है आपने डी क्लास का, सबसे नीचे वाली क्लास का, और फिर आपने ए को प्रिंट करवाया। अब आपका जो है वो 10 जो है ऑब्जेक्ट आने वाला है। ठीक है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन नीचे लिखा हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा। तो कुल मिला के अगर आप बात करेंगे तो आपका जो वर्चुअल क्लासेस हैं वो किस तरीके से काम करती हैं हम देख चुके हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स, जो हम बात कर रहे थे लास्ट हाइब्रिड इनहेरिटेंस की, वो हमारा कंप्लीट हो गया था। फिर हमने वर्चुअल जो है बेस क्लास के बारे में जाना, वर्चुअल बेस क्लास क्या होता है। ठीक है, अब जो है हमने जो आप ध्यान करोगे तो पहले डेफिनेशंस पढ़ी हुई हैं पॉलीमॉर्फिज्म की, जिसमें हमने बोला था कि मैनी फॉर्म्स का मतलब पॉलीमॉर्फिज्म होता है। तो वहाँ हमने फंक्शन ओवरलोडिंग को देख चुके थे कि किस तरीके से काम करती है, राइट। फंक्शन ओवरलोडिंग में हम क्या किया करते थे, हम फंक्शन का नेम जो है उसको सेम रख करके और आर्ग्यूमेंट्स को हम डिफ़र करते थे, वो आपका फंक्शन ओवरलोडिंग होता था। अब देखिए, सेम टर्म्स जो हैं वो यूज्ड होती हैं कई बार, जैसे फंक्शन ओवरराइडिंग। ठीक है, अब फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होता है, अब इसके अंदर आप क्या करते हैं, नेम को सेम रखते हैं और उसके बाद में आप क्या करते हैं, नीचे वाली जो क्लासेस होती हैं उनके अंदर आप फंक्शन की डेफिनेशन को चेंज करते हुए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन ओवरराइडिंग होता है। कैसे डिफ़र करता है, इफ़ डिराइव्ड क्लास डिफाइन सेम फंक्शन, तो इसलिए हमने वहाँ पहले डिस्कस नहीं किया था कि हम एक बार इनहेरिटेंस को पढ़ लेंगे उसके बाद में ओवरराइडिंग को पढ़ सकेंगे, क्योंकि उसके लिए हमको एक से ज़्यादा क्लासेस की ज़रूरत पड़ेगी, तभी हम ओवरराइड कर सकते हैं, मतलब फंक्शन को की डेफिनेशन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ओवरराइडिंग क्या बताया है, इफ़ डिराइव्ड क्लास डिफाइन सेम फंक्शन एज डिफाइंड इन द बेस क्लास, इट इज़ नोन एज फंक्शन ओवरराइडिंग। कि बेस क्लास में मान लीजिए ABC नाम से फंक्शन है, अब मैं उसको जो है इनहेरिट करता हूँ मेरी क्लास में, डिराइव्ड क्लास में, और उसके बाद में इनहेरिट करने के बाद जो आपकी डिराइव्ड क्लास है उसमें भी मैं सेम नाम से फंक्शन लिख दूँ, जबकि ऑलरेडी हमारे पास ऊपर एक फंक्शन था, फिर मैंने लिख दिया है उसको। अगर हो सकता है कि ऊपर जो फंक्शन था उसकी फंक्शनलिटी से मैं ज़्यादा जो है यूज़फुल नहीं है मेरे लिए, तो मैं उसकी नेम फंक्शन का वही रखना चाहता हूँ, लेकिन मैं उसकी फंक्शनलिटी को चेंज करना चाहता हूँ, तो उस केस में मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो डिराइव्ड क्लास जो है आपको ये फैसिलिटी देती है कि आप उस फंक्शन को ओवरराइड कर सकें, उसकी डेफिनेशन को ओवरराइड कर सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि ये ओवरराइडिंग किस तरीके से काम करती है। अभी के लिए इतना ही।